हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट सीखने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आज अंतिम चैप्टर, ये अंतिम पार्ट होगा इसका, तो इसको हम लोग सीखेंगे। और देखिए, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आधार पर हम स्टार्ट करेंगे और एक दो पॉइंट जो और बेसिक आपको समझने हैं वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा बाद में, और ये चैप्टर आज क्लोज करेंगे। और फिर जब कुछ और आवश्यक आगे लगेगा तो उस पर वीडियो आपको अलग से दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। आपने पहले इनको पढ़ा है। देखिए, इसमें बोला गया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको मालूम है प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक होती है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती है, ये भी अनंत तक। तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या में सबसे छोटा 0 हो गया और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है, गिनती करने वाली संख्याएं भी कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। ये हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, अगर आपसे कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या देखिए इसमें दिख रही है 1 से लेकर के। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि उसमें 0 एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि प्राकृतिक में नहीं होता। यानी आपने निष्कर्ष देखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण वाले में ये सब देखने को मिल रहा है, देखिए। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और इन कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए, मुझे आशा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, और मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो होती है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर भाज्य की बात करें, देखिए अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम कहते हैं और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। अब इनका गुणनफल आपसे पूछा गया है, तो आप गुणा कर दीजिए, बस 4 दूनी 8 है ना। गुणनफल क्या होगा, इनका गुणा कर दीजिए, 8 आ गया तो इनका उत्तर हो गया। आपसे गुणनफल योग पूछा होता तो जोड़ देते, 4 2 6, अंतर पूछा होता तो 4 - 2 कर देते। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 1 से 20 तक मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से 20 के बीच के सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो आप बताइए, 1 से बीच में सबसे पहली तो 2 ही अभाज्य संख्या होगी, फिर 3 होगी, फिर क्या होगा, 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, और फिर आप देखेंगे 17 होगा, ठीक है, और फिर आपका 19 होगा। इन्हीं और तो संख्या होंगी नहीं, बाज इन्हीं का योग बताना था, तो इनको अब आप जोड़ दीजिए और योग बता दीजिए। इनको जोड़िए और आंसर निकाल लीजिए। तो कितना होगा, देखिए 2 3 5 5 10 7 17 1 18 3 21 7 28 9, 28 और 9 37 के साथ हंसी लगा 3 है, तो 3 1 4 5 6 7, ये आ गया 77 इनका योगफल आ गया। मतलब 1 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं आप लिख लेंगे और उनका योग पूछा था तो योगफल कर देंगे, 77 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर 77 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा, इस प्रश्न का आपने आसानी से आंसर कर लिया। तो 1 से 20 तक, 1 से 30 तक इस तरीके की अभाज्य संख्याओं पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आप सब वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, शेयर जरूर करिए मित्रों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमेशा जोड़े पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्या एक साथ होंगी, और वो जब संख्याएं लिखी होंगी तो उनमें खास बात ये होगी, आपसे यहाँ पर पूछा गया सहअभाज्य संख्याओं का मासा। तो सबसे पहली तो खास बात ये होगी कि सहअभाज्य संख्या जो भी होंगी उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिवाय 1 के और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 3 और 5 ये सहअभाज्य है, ठीक है। 4 और 7 ये भी सहअभाज्य है, ठीक, क्योंकि इनमें देख रहे हैं आप कि कोई भी कॉमन नहीं है, यानी एक वो संख्या है जो इनमें सब में कॉमन हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है।
तो इसीलिए ऐसी संख्याओं का जो मासा होता है एक ही हो जाता है। ठीक, उभयनिष्ठ संख्या जो होती है वही तो मासा होती है, जो दोनों में कॉमन मिल जाता है वही मासा होता है। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जाएगा सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या है, तो आप बोलेंगे एक है। ठीक है, और आप देख रहे हैं इनमें सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही दिख रहा है, जैसे 5 है, 6 है और आपका 7 है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कॉमन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 6 है और इसके बाद 6 के बाद आप मान लीजिए 11 है और 11 के बाद आप मान लीजिए 13 है। तो देखिए इनमें आपको क्या मिलेगा, नहीं, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये सभी सहभाज्य संख्याएं हैं, इन सब का मासा हमेशा आपको एक मिलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप बढ़िया से अच्छे से समझ रहे होंगे इन पॉइंट्स को भी। ठीक है, कि ये क्या है। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं टेट सीटेट में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई ना कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन टेट सीटेट सुपर टेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। किसी भी रूप में आपके सामने वो स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं, किसी भी रूप में दे सकते हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या शुरू ही 2 से होती है, अभाज्य संख्या शुरू ही 2 से होती है और यही एक सम संख्या भी है। ये सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए इसको बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। इसके बाद कोई भी ऐसी सम संख्या आप नहीं बता सकते, इवन नंबर आप नहीं बता सकते जो अभाज्य हो, क्योंकि हर एक सम संख्या 2 से तो कट ही जाती है, इसलिए वो अभाज्य तो हो नहीं सकती। लेकिन 2 ऐसा है अकेला जो कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन को फॉलो करता है। कैसे, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड या तो 1 होगा, 1 से कटेगा, या स्वयं से। तो देखिए स्वयं से यानी अपने आप से, इटसेल्फ, अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ठीक है, इसके बाद कोई और संख्या लेंगे, जैसे 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे। देखिए 4 क्या है, 1 से और अपने आप से तो कटेगा, साथ साथ एक और इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। हर एक सम संख्या 1 से और अपने आप के अलावा 2 से तो मिनिमम कटेगा भी, देखिए 3 से भी कट जाएगा। तो इस तरीके से और कोई सम संख्या ऐसी है ही नहीं जो अभाज्य हो। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या केवल 2 ही है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये सब प्रश्न बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 539 में घटाने पर वह संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। मतलब 539 में अगर उस किसी संख्या को घटा दे तब जाके वो 13 से कटेगा। तो इसके लिए हम पहले इसी को 13 से भाग दे के देखेंगे भाई, 539 को ही 13 से भाग देंगे। तो 13 चौके 52, 1 बचा 19, 13 एकम 13, ठीक है 6 बचा। अब तो आगे भाग जाएगा नहीं। अगर ये 6 जो आपका शेषफल बच रहा है, अगर ये शेष ना बचा होता, सोचिए अगर ये शेष बचा ही ना होता तो ये संख्या कट गई होती। तो इसका मतलब यही 6 एक्स्ट्रा फालतू का आया है जो बच गया है, जिसके कारण ये संख्या पूरी पूरी 13 से विभाजित नहीं हो पाई है। तो यही 6 अगर 539 में ना होता, सपोज 539 में यही 6 ना होता तो कितना आता, 533 आता। तो 533 13 से पूरा पूरा कट गया होता। अब आप चेक करके देख लीजिए, 533 13 से पूरा पूरा कटेगा। 13 चौके 52, 1 बचा 13, 3 उतारा 13 एकम 13, देखिए पूरा कट गया। यानी कि अब आपको अच्छे से मालूम हो गया, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब यहाँ पर अंत में शेष बचेगा, उसी शेष को हम इसमें से घटा देंगे, यानी जो घटा देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 6 है जिसको इसमें से घटा दें, वह छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछा था, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इसमें से घटाने पर, तो किसको घटाने पर, 6 को घटाने पर, 539 से 6 को घटाने पर एक संख्या मिलती है जो 13 से कटेगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि 539 में 6 को घटाने पर ऐसा होगा। तो आपका उत्तर इस केस के लिए 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ आगे सीखेंगे और आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और अब आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 1060 में घटाने पर वह 14 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। जब 14 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो आपको इसको 14 से ही भाग करना होगा 1060 को। तो आप देखिए सबसे पहले जब आप भाग करना स्टार्ट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 14 7 98, ठीक है 98। यहाँ पर देखिए अब कितना बच रहा है, यहाँ से आपका 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, बस यही 8 ही बच जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 0 उतारेंगे तो आप 14 से फिर भाग करेंगे, 14 पंचे 70 होता है, 14 पंचे 70 आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आपका ये 10 बचेगा। अब भाग होगा ही नहीं, यही 10 अगर ना बचा होता
तो आपकी संख्या डिवाइड हो गई होती है। ऐसे प्रश्न में बहुत ही आसान है, आप बोल देंगे इसी 10 को घटाने पर, अगर ये 10 इसमें से घटा देंगे तो ये 1050 बनेगा। लेकिन आपसे पूछा गया कौन सी संख्या घटाने पर, तो इसी 10 को घटा दें तो संख्या 14 से कट जाती है। अगर ये 10 भाई शेष बचा ही ना होता तो इसका मतलब कट जाता। तो आप बस इसी 10 को घटा देंगे, आप उत्तर में बोलेंगे कि 10 को घटाने पर, ठीक है, अब यहाँ पर आप 10 बोल देंगे, ठीक, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 1148 में जोड़ दें तो 16 से विभाजित हो जाए। तो कार्य वही 16 से विभाजित करना आप शुरू करेंगे, जोड़ना घटाना तो बात की बात है। तीन संख्या है, जैसे 16 सते 112 होता है, फिर यहाँ से 2 बचेगा 28, 16 एकम 16। अब आप देखिए ये भाग आगे हो नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि अगर घटाने की बात बोलता है इस जगह पर प्रश्न, तो 16 एकम 16 क्या था, अब इसमें से घटाते तो यहाँ पर कितना आता, 12 बचता, तो 12 घटा देते तो ये पूर्ण रूप से हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अब 12 घटाने के बाद सोचिए यहाँ 12 बच रहा है, अब ये एक बार में और अगर ले जाना चाहें तो इसमें कितना होना चाहिए, यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर कम से कम 16 होना चाहिए। तो 16 होने के लिए इसमें कितना चाहिए, 4 और चाहिए। यही 4 अगर और बढ़ा दिया जाए, यहाँ जोड़ने की बात हो रही थी, अगर यहाँ 4 और आ जाए तो 16 एकम 16 कट जाएगा। तो आप यहाँ पर आंसर कर देंगे कि भाई 4 अगर और इसमें बढ़ा दिया जाए तो ये 16 से कट जाएगा। तो आप यहाँ सिंपल आंसर कर देंगे, 4 जोड़ने पर ये संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। तो मुझे आशा है आपको इस तरीके के प्रश्न जोड़ने घटाने वाले अब समझ आ गए होंगे और आप अच्छे से अब इन चीज़ों को डील कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद अब हम लोग कुछ और 1-2 कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कल से दूसरा चैप्टर आपका प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए हम लोग 1-2 और विषय देखेंगे जिसमें कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक क्या है, ठीक है, तत्समक ये क्या है, और गुणात्मक तत्समक क्या है। अगला आप देखेंगे गुणात्मक तत्समक। तो जब भी तत्समक कहा जाएगा तो ये एक तरह से आपको बहुत ही सिंपल इसकी समझ होनी चाहिए, जैसा कि गुणात्मक तत्समक और योगात्मक तत्समक क्या होता है। देखिए योगात्मक तत्समक कहा जाता है शून्य को, जीरो को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपको 5 दिया जाए, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक। 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 का 11 ही रहेगा। किसी भी चीज़ में जैसे -13 में 0 जोड़ेंगे तो -13 ही रहेगा। तो ये एक तरह से क्या है, योगात्मक तत्समक 0 को कहा जाता है, जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इसको 1 को कहा जाता है। एक ऐसा एक संख्या है, ऐसी आइडेंटिटी है, ऐसा नंबर है जिसको गुणा करने पर, ठीक, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये आइडेंटिटी ऑफ एडिशन बोला जाता है। इसको गुणा अगर करते हैं हम किसी भी चीज़ में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 7 है, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 7 का 7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से 11 को 1 से करेंगे तो 11 ही रहेगा। इसका मतलब एक क्या है, एक गुणात्मक तत्समक है, एक गुणात्मक तत्समक है, और योगात्मक तत्समक क्या है, शून्य। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा योगात्मक तत्समक बताइए तो आप 0 को बताएंगे, गुणात्मक तत्समक बताइए तो आप 1 बोलेंगे, ठीक है। ये 2 हो गए। अब इन्हीं के साथ साथ 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं प्रतिलोम के, ठीक है। अब प्रतिलोम क्या है, जैसे कि योगात्मक प्रतिलोम लिखा मिले या गुणात्मक प्रतिलोम लिखा मिले तो आप क्या करेंगे। देखिए जैसे आपको बोला जाए योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, अब ये देखिए यहां पर क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होगा कि जो संख्या दी गई है उसका रिवर्स साइन, मतलब अपोजिट चिन्ह के साथ उसको लेना, ताकि ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर 0 हो जाए, तो वो योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 17 लिखा है तो आपको -17 लेना पड़ेगा, तो -17 और +17 को अगर आप जोड़ते हैं तो 0 मिल जाता है। यानी 17 का योगात्मक प्रतिलोम -17, अगर -17 का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाए तो +17। जैसे मैं कहूँ -3/2 का योगात्मक प्रतिलोम, तो बस इसका चिन्ह बदल देंगे +3/2, क्योंकि अब इनको जब जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ऐसी संख्या जिनको आपस में जोड़े और 0 प्राप्त हो तो वो संख्या एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं, ठीक है। आपको मैंने ये संख्या दी थी और आपसे कहा था इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, आपने इसका चिन्ह बदल के मैं बता दिया। इसी तरीके से अगर -11 ये समझ लीजिए ऐसे लिखा हुआ 35, इसका क्या होगा, तो आप तुरंत इसका +11/35 बता देंगे, अपोजिट चिन्ह बस,
अगर ये दिया हो तो इसका योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा, अगर ये दिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा। ठीक है, बस केवल चिन्हों का हेरफेर आपको करना है, कोई भी संख्या क्यों ना दी हो। जैसे 2√7 है तो आप -2√7 बता देंगे। ठीक है, बस तो इस तरीके से आपको संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम पता चल गया होगा कि आपको योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम अगली बात करते हैं, अगले टर्म पे आते हैं जो कि है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम न दे करके गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें एक एक नंबर में दे दी जाती हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, अब देखिए भाई गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, संख्या को गुणा करने पर हमेशा एक प्राप्त होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में गुणा कर दे और एक मिल जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2/3 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2। बस इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह बदल दीजिए। अब देखिए जब आप गुणा करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको यही मैंने कहा था कि जैसे मैंने प्रश्न दिया कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इस 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम आप उत्तर तुरंत करेंगे 3/2, पलट के इसको रिवर्स 3/2। ठीक है, ऐसे क्योंकि इनका गुणनफल आप देखिए 1 हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको कहीं दिया जाए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो आप 1/7, क्यों, क्योंकि अब 7 और 1/7 ही कट के 1 हो जाएगा। तो जब मैंने कहा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, आपने कहा 1/7। अगर 1/7 का कहा जाए तो आप कहेंगे 7। इसी तरीके से मान लीजिए 1/9 है, इसका आपसे गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाएगा तो आप 9 को बोलेंगे, और 9 का कहा जाएगा तो 1/9 कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर -17/3 है, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो माइनस तो वैसे रहेगा, बस इसको चेंज कर दीजिए, 3/17 कर दीजिए। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो गया, और ये दिया हो तो इसका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को अंश और हर को स्विच कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाता है। और योगात्मक प्रतिलोम या फिर योज्य प्रतिलोम जिसको कहते हैं, उसमें संख्याओं को का चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक है, ये दो खास बातें थी और जिनके आधार पर आपने योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को अच्छे से समझ लिया। अब चलिए 1-2 प्रश्नों का अभ्यास और कर लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित, और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है -3ab/c का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में केवल रिवर्स ही कर देते हैं, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस ही रहेगा, c ऊपर चला जाएगा और ये जो 3a² है नीचे हो जाएगा। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम बन गया, क्योंकि आप जब आप इनको गुणा करेंगे बीच में तो देखिए ऊपर ऊपर से पूरा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको केवल और केवल गुणात्मक प्रतिलोम में इस ऑर्डर को बदल देना, इसको यहाँ कर देना और इसको यहाँ कर देना, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दिया गया है, जिसमें आपको दशमलव की संख्या में 8 का स्थानीय मान बताना है। आप निकालिए और आंसर करिए। ठीक है, 8 का स्थानीय मान आपको बताना है 9723.485। इसमें 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान दशमलव के बाद की संख्या, जब दशमलव के बाद की संख्याओं का स्थानीय मान लिया जाता है तो मैंने क्या बताया, देखिए दशमलव के इस तरफ की संख्याओं में क्या करते हैं, केवल गुणा करते जाते हैं। जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये संख्या है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 3 का स्थानीय मान बताना, 3 को 1 से आप गुणा करेंगे, 3 1 कम 3। 2 का बताना है तो 2 को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये दहाई पर है तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे 7 को 7 सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से गुणा करेंगे, 700 आ जाएगा। इस तरीके से बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुणा ना करके भाग किया जाता है। जैसे 4, यहाँ पर पहला जो अंश होता है ये 10वां भाग होता है, पहला जो होता है ये 10वां अंश होता है, आगे फिर 100वां होता है और फिर 1000वां होता है, ऐसे बढ़ता जाता है 1000वां, और इस तरीके से 10,000वां भाग होता है। तो इसमें क्या होता है, भाग करते हैं, 4/10 करेंगे तो आएगा 0.4। अगर 8 को करेंगे तो 8/100 करेंगे। ठीक है, तो आएगा 0.08, चाहे ये मिले तो या फिर ये मिले तो आप देख रहे हैं कि 8 का आ गया 0.08 आंसर। ठीक है, अगर 5 का होता तो इसको 1000 से भाग करते तो 0.005 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 8 का पूछा गया था तो 8 का क्या आ गया है, 0.08। ये हो जाएगा 8 का स्थानीय मान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए।
यहाँ से क्या बोला गया है, यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 270 है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योगफल 270 है, तो वे संख्याएं बतानी है। ठीक है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो आप मान लीजिए कि पहली संख्या x है तो अगली इसके बाद x+1 हो जाएगी और उसके बाद x+2 हो जाएगी, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या कितने से बढ़ती हैं, एक एक के अंतर से तो बढ़ती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एक ही एक बढ़ रहा होता है, तो हमने एक को संख्या x को माना तो अगला अपने आप एक बढ़ा देंगे, फिर एक और बढ़ा देंगे, ऐसे प्राकृतिक संख्या 3 हो 4 हो जितनी भी हो मिलता जाएगा सब। अब देखिए इनका योगफल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा था कि इनका योगफल, इनको जोड़ें, तो इन तीनों संख्याओं को देखिए मैं जोड़ रहा हूं और जोड़ने पर 270 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जोड़ के 270 किया। तो आप देखिए जोड़ेंगे तो x x x कितने x हो गया, 3 बार x हो गया और 2 1 3 हो गया भाई, अंक और अंक जुड़ जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे और इस तरफ 270 है। अब ये 3 प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 270 में से 3 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 267 है ना। तो x बराबर 267 ये ही है, ये गुणे में 3 है, इधर आएगा बटे में 3 हो जाएगा। अब आपको इसको बस काटना है, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 89, x का मान आ गया 89। तो अगली संख्या थी, देखिए आपने माना था x+1 तो वो 90 हो जाएगी। अगली संख्या थी x+2, तो इसमें x की जगह 89 आपका आया, +2 करेंगे तो आपका 91 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 89, 90 और 91 ये तीनों संख्याएं आ गई उत्तर में। अब इनको जोड़ के आप देख लीजिए, आपका वही बन रहा होगा जो 270 था। देखिए 9 1 10 का 0 और 9 8 17, 17 9 26, 1 27। तो इस तरीके से इन तीनों का देखिए योगफल भी आप देख पा रहे हैं कि कितना बन रहा है, 270 ही बन रहा है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आराम से आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप सब मन लगा करके पढ़ाई करें, बेहतर तरीके से स्टडी करें, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं रोक रहा हूं, क्योंकि यहाँ से आपका नंबर सिस्टम का पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर्स को सीखेंगे, पढ़ेंगे आगे। बस आप सब रोज डेली शाम के 7 बजे यहाँ पर कंटिन्यूटी से क्लास मिलेगी। आपकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और आप लोगों को जोड़ते जाएंगे, मैं क्लास का टाइम बढ़ाता जाऊंगा और जितना भी जल्दी हो सकेगा इस पूरे मैथमेटिक्स के कोर्स को तो मैं खत्म कर ही दूंगा यूपी टेट के लिए। ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आपका प्रेम स्नेह मिला, आप सब लोग जुड़े, तो बिल्कुल सारा कार्य किया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फ्रेंड्स को जोड़िए, ठीक है, ताकि हम सब बेहतर तरीके से अध्ययन कार्य कर सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।